नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम ख़ास बात और ख़ास बात के इस विशेष कार्यक्रम में मेहमान हैं तिनसुकिया के जाने-माने व्यवसायी हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया के पूर्व सभापति भी रह चुके हैं और कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम है प्रकाश वैद। उनसे बात जानेंगे और व्यापार जगत से जुड़ी हुई कई बातों से हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे और क्या हाल है व्यवसायियों का असम में, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रकाश जी वैद जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे एनी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम खास बात में आपको कीमती समय देने के लिए। विजय जी, मैं आपका दिल से साधुवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इस लायक समझा कि ये इस विषय पे इंटरव्यू लिया जाए। और मैं आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को। कैसा चल रहा है आपका जीवन शैली? जीवन शैली मैं हमेशा अपने आप को एक साधारण व्यक्ति ही समझता हूँ और एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से जो जीवन चलना चाहिए वैसे चल रहा है। जीवन कभी भी आप ये समझिए संघर्ष से भरा हुआ रहता है और उसी में आनंद भी है। हुँ, अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। हुँ। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, वर्तमान अगर असम की परिस्थिति की अगर बात करूँ, असम की व्यापार जगत की अवस्था व्यवस्था की अगर बात करूँ, तो कैसा चल रहा है? कैसा है? देखिए, अगर मैं उसके एक इसको मैं 3 भाग में बात करूँगा। अगर आप तिनसुकिया की बात करें तो एक अलग ही उसकी रूपरेखा है। हुँ, अगर मैं पूरे असम की अगर बात करूँ, हुँ, तो पिछले 4 सालों में हम लोगों ने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आने के बाद में व्यापार बढ़ाने के क्षेत्र में नए-नए इंडस्ट्रीज़ और नए-नए व्यापारियों को आकर्षित करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट का भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ व्यापारी जब लोकल लोगों के पास में, साधारण लोगों के पास में जब रोज़गार मिलता है, तो उनके पास में पैसे होते हैं और पैसे खर्च करते हैं बाज़ारों में जाकर के। अब वो सारा का सारा इनडायरेक्टली आपको ट्रेड के ऊपर में पड़ता है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो खर्च भी होगा और खर्च होगा तो व्यापारियों के हाथ में ही पैसा जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में आसाम का भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तिनसुकिया की अगर विशेष हुँ, करके, हुँ, क्योंकि मैं तिनसुकिया से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ। तो तिनसुकिया का लेकिन एक तिनसुकिया पूरे क्षेत्र में, आसाम में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश, और मैं इसके लिए किसको दोषी बताऊँ ये मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हम बहुत तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ में तिनसुकिया के व्यापारी के क्षेत्र के हिसाब से हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ पहले यहाँ होती थी, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ टोटली हुँ, बंद हो गई। 1 या 2 चल रही है नाम के लिए। हुँ। अगर आप टी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो टी इंडस्ट्रीज़ का व्यापार भी बहुत पिछले 5-6 सालों से बहुत तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ में है। कारण? ह जी हाँ, कारण क्या है? कारण देखिए ऐसा है कि बहुत कारण है। कारण एक होता है कि एक तो है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। हुँ, मार्केट में उस तरह से डिमांड और सप्लाई की पोजीशन जो है वो सही नहीं है। हुँ, हमारा इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो एक्सपोर्ट भी थोड़ा कम हो गया। हुँ, तो कहीं न कहीं कुछ-कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जो बॉटल फैक्ट्रीज़ वगैरह को लेकर के ले लीजिए या बड़ी इंडस्ट्रीज़ों को लेकर लीजिए, खर्चे बढ़ गए, कमाइयाँ हो नहीं रही है। पैकेटर्स के हाथ में, कुछ चंद लोगों के हाथ में ये व्यापार है, चाय का विशेष करके। और वो चाय का व्यापार क्या होता है कि वो उनको पूरा उनकी उँगलियों पे नाचता है। हुँ, इवन आज मैं अगर बात कहूँ टी बोर्ड के विषय में, तो टी बोर्ड का भी यही रहता है कि वो भी कुछ न कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में काम होता है। छोटे लोगों के विषय में नहीं सोचते हैं कि किस तरह से हो। आज अगर वो बोलते हैं कि चाय की गुणवत्ता कम हो गई, ये टी बोर्ड कहती है चाय की गुणवत्ता कम होने की वजह से इनको प्राइस कम मिल रहा है, जिसकी वजह से ये धीरे-धीरे डिक्लाइन की तरफ में चल रही है। मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। उनका कहना है कि क्यों ऐसा होता है कि पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रही है, केमिकल इनअडजस्ट है। अरे भाई, 1 कप एक आम आदमी 2 कप चाय पीता है 1 दिन में। और इसका और अगर सरकार चाहती है कि पेस्टिसाइड, तो उन कंपनियों को बंद करो ना आप। उनको बंद नहीं करेंगे। आप आकर के बोलते हो कि वो बोटली फैक्ट्री वालों को उनका बंद, तो ये सब कारण है जो कहीं न कहीं पे बैलेंसिंग कर रही है स्टेट को। सारे आज अगर आप कहीं भी इंक्वायरी करिए, अगर आप इंटरव्यू लीजिए, चाहे जो छोटे-छोटे मैन्युफैक्चर उद्योगिक हैं उनसे बात करिए, सब खून के आँसू निकल रहे हैं सबके। बैंकों के लोन नहीं दे पा रहे हैं, कहीं न कहीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर व्यापार जगत की बात करें, ई-कॉमर्स और अभी जो बाज़ार चल रहा है, स्थानीय जो व्यापार जगत की अगर बात करूँ,
देखिए, ज़माना के साथ लोगों को बदलना पड़ता है, ज़माने के साथ चलना पड़ता है, अभी डिजिटल ज़माना है। वैसे में एक ई-कॉमर्स सबसे बड़ा चैलेंजिंग का विषय हो चुका है, जो स्थानीय व्यापार जगत है उसके साथ। तो ये कॉमर्स आने के बाद जो स्थानीय जो व्यापार जगत है, उसमें कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है? क्या ई-कॉमर्स व्यापार के लिए हानिकारक है? देखिए, आप टेक्नोलॉजी को नकारात्मक में नहीं जा सकते हो। हुँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ई-कॉमर्स को बंद कर दिया जाए। हुँ, लेकिन ई-कॉमर्स के आड़ में हुँ, जिस तरह से बड़े लोग छोटे लोगों को मारने का जो काम कर रहे हैं, हुँ, जो डीप डिस्काउंटिंग्स, हुँ, डुप्लीकेसी, हुँ, रिकंडीशंस वस्तुएं हुँ, और ई-कॉमर्स के जरिए ड्रग्स का काम होना, हुँ, देशद्रोह के लिए काम होना, हुँ, अगर वो कंपनियां आकर के यहाँ पे पैसे के दम पे अगर काम कर रही है, तो ये बहुत बड़ा घातक काम हो रहा है। हुँ, आप चाहे अमेज़न की बात कर लो, हुँ, आप फ्लिपकार्ट की बात कर लो, हुँ, आप अन्य और उसके साथ-साथ में कुछ भारत की कंपनियां भी हैं। हुँ, भारत में भी जयचंद भी पैदा हुए हैं। आज रिलायंस जो काम कर रही है कि कैपिटलिस्ट के हाथ में, अगर आज वो चाहेगा कि मैं सब्जी भी मैं बेचूं, अंडे भी मैं बेचूं, उसके पास में पैसा है, ग्रोवर के पास में डायरेक्ट जा रहा है, एक ग्रोवर से लेकर के और मैं डायरेक्ट कंज्यूमर के पास में जा रहा हूं। तो आज जो हमारे जो चेन सिस्टम है, छोटे छोटे लोग हैं जो छोटी छोटी दुकानें नुक्कड़ पे गलियों में समय में लेकर के करते हैं, 24 घंटा वो काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर ई कॉमर्स में? हुँ, उनके लिए तकलीफ वाला काम हो रहा है। हम केट के प्लेटफॉर्म पे भी इस बात को बहुत पुरजोर ढंग से सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि कानून में बदलाव किया जाए और इस तरह से बदलाव किया जाए कि डीप डिस्काउंटिंग ना करें। हुँ, अगर मान लीजिए कि मैं ये मोबाइल खरीदता हूँ हुँ, और ये मोबाइल जो है मुझे तिनसुकिया के अगर टीडीए मार्केट से लेना है तो मुझे 1500 रुपये मिलेगा। हुँ, अगर एमेजोन इसको 1000 में दे रहा है तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि 1000 और 1500 क्या हम 500 रुपये ज्यादा मार्जिन लेकर के बेच रहे हैं? हुँ, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो कहीं नहीं भैया वो क्या है, या तो इसकी गुणवत्ता में है कि इसको डुप्लीकेट माल देगा या रिकंडीशन माल देगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी वाले वो होलसेल में मान लीजिए कि वो 1000 पीस लेगा, मेरा 300 का एक दुकानदार 20 पीस लेगा, तो वो 1000 पीस के लिए उसकी अलग रेट होगी, इसके होगी। एक कानूनों में बदलाव की जरूरत है और केट इसके लिए पुरजोर ढंग से भारतीय जनता सरकार के साथ में भी एकदम लगे हुए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो वर्तमान में चांदनी चौक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो आज वो होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, लेकिन फिर भी वो इस बात को सरकार के समक्ष रखते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज़ों को लेकर हुँ, के कि किस तरह से हमारे छोटे व्यापारी बचे। लेकिन मैं साथ-साथ आपको एक बात, मेरी बातें अगर ट्रेडर्स के तक पहुँचेगी तो उन्हें भी कुछ बदलाव की ज़रूरत होगी कि आप ई-कॉमर्स को नकारात्मक रूप में नहीं ले सकते हो। क्या आपके पास में मोबाइल है? आपके पास में व्हाट्सएप है? हुँ, आप ग्रुप व्हाट्सएप खुद इतनी हेल्प कर रहा है कि आप व्यापार कैसे बढ़ा सकते हो, तो आप अपने क्षेत्र में लोगों को ये कर सकते हो कि भैया हम आपके घर में सामान को डिलीवरी देंगे। डिलीवरी का चार्जेस मिनिमम आप ले लीजिए। आप किसी न्यूज़पेपर वाले को पकड़ लीजिए, किसी ऑटो रिक्शा वाला को पकड़ लीजिए, किसी को साइकिल चलाने वाले को पूछिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको 10 रुपया 20 रुपए में उनके घर में सामान आप 10 मिनट में पहुंचा दोगे। हुँ, तो आपको भी ई कॉमर्स का सहारा लेना पड़ेगा। हुँ। अगर आप ई कॉमर्स का सहारा नहीं लेते हैं तो आपका वजूद आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों खतरे में रहेगा और हो सकता है कि आपका अंत भी हो जाए। ये मेरे व्यापारी वर्ग को भी समझना होगा। टेक्नोलॉजी को उनको भी यूज करना पड़ेगा, अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। किस तरह से मेरा परचेजिंग पावर, हमें कोऑपरेटिव वेंचर में जाके हम परचेजिंग में करेंगे, बल्क में परचेजिंग करें। सपोज तिनसुकिया में मोबाइल की 100 दुकान है और 100 दुकान ज्वाइंट वेंचर में अगर वो करके और मान लीजिए कि 10,000 पीस एक साथ में लेंगे तो उन्हें भी तो कम मिलेगा दाम, कंज्यूमर को भी कम मिलेगा, उनको भी कम मिलेगा, सरकार को राजस्व भी पूरा मिलेगा। तो आप हमें वो सब दिशा में भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम ये कहेंगे ई कॉमर्स को बंद कर दो तो ये शायद बचकाने वाली बात हो जाएगी। नहीं, एक बात और ये भी समझिए, जैसे कि आपने कहा बड़े-बड़े व्यापारी लोग सीधे अनाज उगाते हैं या फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसे पकड़ के सीधे कंज्यूमर तक पहुँचाती है। तो वैसे में मैं अगर बात करूँ खेत से लेके लोगों के घर तक जो सामग्री आती है, खेत से निकलने के बाद उसका एक अलग रेट होता है। उसको खरीदने वाला एक अलग रेट से ले जाता है, फिर उनसे खरीदने वाला एक अलग रेट से ले जाता है। तो वैसे में अगर ₹1 की चीज़ ग्राहक के घर तक पहुँचते-पहुँचते अगर ₹10 पहुँच जाती है, तो ये किसको लाभ पहुँचाता है? व्यापारी वर्ग को, ना कि सरकार को, देखिए ना इसमें किसी बिचौलियों को। देखिए इसमें 2 चीज़ होती है कि हमारी जो कार्य प्रणाली जो शुरू से रही है, हुँ, खेतों में उत्पादन होता है,
मंडी में आता है। हुँ, मंडी से होलसेलर खरीद के लेकर के आते हैं। हुँ, होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग-अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स बना करके उनके पास। डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, उनके बाद वो छोटे-छोटे लोगों को। तो देखो ये एक चेन ऑफ बिज़नेस है। अगर आज मान लीजिए कि जो रिलायंस क्या कर रहा है, डायरेक्ट ग्रोवर से खरीद रहा है, वेयर हाउस बना दिया। मान लीजिए आसाम में उसने गुवाहाटी में बहुत बड़ा वेयर हाउस बना दिया है हुँ, और वो प्याज का उत्पादन नासिक में होता है मान हुँ, लीजिए। तो नासिक से जब प्याज की उत्पादन होती है तो आपको पता होगा कि वहाँ ₹2 से लेके ₹3 केजी में और वो वहाँ से पूरा का पूरा होलसेल में खरीदता है। और सरकार जो सरकार है वो बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज बना रही है। सरकार लॉजिस्टिक्स बना करके मतलब लोगों को जो है गोडाउन्स वगैरह बना के दे रही है कि आप उनको भाड़े में लीजिए और आप अपना सामान वहाँ रखिए। तो आज वो लेकर के तो वो काम कौन कर सकता है? कैपिटलिस्ट कर सकता है, छोटे लोग नहीं कर सकते हैं। तो या तो देखो ऐसा होता है कि अगर आप कैपिटलिस्ट के हाथ में सारा चीज़ दोगे तो बाकी लोग को आप गुलाम बना दो। भई ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी हिंदुस्तान में और 200 साल राज करके गई है। तो अगर ये चीज़ों का देखिए जब तक बैलेंसिंग करके नहीं चलोगे, हुँ, जिस तरह से मान लीजिए कि हम आज 200 साल पहले की बात करते हैं, उस समय तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी भाई। आज पॉपुलेशन बढ़ गई, हर आदमी चलता है, गवर्नमेंट भी बोलती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप कितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करोगे? अगर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा या नए-नए उत्पादन की अगर मात्राएँ नहीं बढ़ेगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? हुँ, अगर छोटी-छोटी दुकानें रेडी में लगा के चलने वाले लोग अगर वो जो लोग हैं जिनके पास में साधन नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन वो रेडी पे 2 चक्के के उसमें बना करके सब्जी भी बेच रहा है, आलू भी बेच रहा है, प्याज भी बेच रहा है या कुछ और अन्य सामानें बेच रहे हैं, तो अगर हम कैपिटलिस्ट के हाथ में सारा सामान दे दें तो उनका भविष्य क्या होगा? हुँ। इस पर भी एक सोचने की जरूरत है। ये सारी नीतियां कौन तय करेगा? सरकार को तय करनी पड़ेगी। आम आदमी तो नहीं कर पाएगा। आज क्यों आप तिनसुकिया या पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खतरे का काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हो रहा है कि एक है कि हम भी पुरानी पद्धति में बैठे हुए हैं, हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। हुँ, आज अगर टेक्नोलॉजी को आप एडॉप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे वाली सीट पे बैठोगे, हो सकता है आपका काम बंद भी हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ आपको नए नए उपयोग करने पड़ेंगे, साधनों को देखना पड़ेगा। हुँ। आप भी ऐसा कर सकते हो कि भई मैं तिनसुकिया में सपोज़ मुझे 10 ट्रक प्याज़ महीने का लगता है या 1 दिन का लगता है। तो हम जो व्यापारी वाला कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम क्यों ना नासिक से बात करके हमारा चेन सेट करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ लेकर के आएँ, तो उसमें कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा ये होगा। इसमें जो बिचौलियों का जो खेल चलता है, उस पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए कि नहीं? देखो आप बिचौलिया बोलते हो, मैंने आपको पहले बोला कि हमारी प्रणाली है कि अनाज, मंडी, हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सेमी होलसेलर, देन इट कम्स टू रिटेलर। हुँ, 5 लोगों को उसमें परिवार चलते हैं। जी, बिल्कुल है कि अगर हम वहाँ से खरीद करके डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएँगे जिस तरह से रिलायंस कर रहा है, तो आज उसके लिए वजह से क्या हो रहा है कि जो सामान प्याज अगर बाज़ार में ₹12 मिल रहा है, तो रिलायंस उसको ₹8 में बेच रहा है। कैसे ₹8 में बेच रहा हुँ, है? नुकसान खा के नहीं बेच रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट ग्रोवर से लेकर के आकर के और डायरेक्ट वो कंज्यूमर के पास पहुँच रहा है। हुँ, लेकिन छोटे लोग तो कंज्यूमर के पास नहीं पहुँच पाएँगे। हुँ। वो थ्रू इनके आएँगे, वो उनके भी परिवार उसी से चलते हैं। सरकार ये को तो इस पे प्रणाली ध्यान देना हमारी चाहिए। पुरानी पद्धति है, ये ऐसा आपको लगता है क्या सरकार छोटे वर्ग के व्यापारियों को दमन कर रही है और बड़े वर्ग के व्यापारियों को बढ़ावा दे रही है इसमें? नहीं देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़ों को बढ़ावा दे रहा है, छोटों को ये दे रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से मुद्रा लोन, हुँ, क्योंकि आप छोटे व्यापारियों के लिए आज आप जो हर विभाग के लोगों के लिए उन्होंने अलग-अलग स्कीमें निकाली गई है। इसलिए निकाली है कि आपके पास अगर अर्थ नहीं है, बैंक आपको इज़िली नहीं देता, इसलिए उन्होंने कहीं प्राइम मिनिस्टर योजना करके दिया, किसी को दूसरी तरह से दिया, मतलब हर तरह से आप एक लकड़ी का काम करने वाला आदमी है, अगर कारपेंटर है तो उसके लिए भी उन्होंने वो करके दिया गया, जूता सिलाई करने वाला तो उसके लिए भी उन्होंने एक योजना दी है कि आपको ये इस योजना में तहत आप पैसा लीजिए और अपने पैसे से आप इस तरह से काम करिए कि अपनी रोजी-रोटी पे चलाओ और जहाँ से पैसे ले रहे हो उसको वापस ब्याज सहित उसको रिटर्न नहीं करो। आज भी लाखों लोगों का चप्पल घिस जाता है लेकिन मुद्रा लोन बैंक नहीं दे रही है। इसका मूल कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, मूल कारण ऐसा होता है कि एक होता है कि इसके लिए जो संगठन से जुड़े हुए लोगों का भी दायित्व होता है। हुँ, जैसे आप नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करो या केट की बात करो। हुँ, मैंने कभी भी आप देखिएगा कि मैंने बड़ी-बड़ी मीटिंगों में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है, हुँ, तो आप हमें हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमने तो यहाँ तक कहा है, या तो उस मैनेजर का उस कुर्सी पे बैठना नहीं होगा हुँ, या उसका शटर डाउन हो जाएगा, उसका बैंक का उसको देना पड़ेगा मुद्रा हुँ, लोन हुँ, को। मुद्रा लोन में कोई कोलेटरल फ्री लोन है हुँ, और पहले ये 10 लाख था,
हुँ, अब ये इसकी राशि बढ़ा करके 20 लाख तक कर दी, मैक्सिमम 20 लाख। हुँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का व्यापार करना चाहते हो, आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हो, किस तरह का करना है। आपका क्या बैंक में खाता है, आपका क्या क्रेडिट इंटरेस्ट है, उसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं लगेगी। लेकिन ये ज़रूर देखेगी कि आपका बैंक अकाउंट पिछले 6 महीने का क्या है, आपने क्या ट्रेड करना है, आप एक छोटा-सा बना करके दीजिए। क्यों नहीं बैंक देगी? बैंक इज़ बाउंड टू गिव दैट। अगर वो नहीं होता है तो उसके लिए आप नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कांटेक्ट करें। आप गेट में हमको, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि आकर के हमें बताएँ। हुँ, हमने तो एक दफ़े, जब हम अध्यक्ष थे उस समय में मानव कल्याण में मीटिंग हुई थी और वहाँ मैंने दबा के लोगों के साथ में 300 लोगों की मीटिंग में मैंने ये कहा था कि अगर नहीं मिलता है इनको देना, दे आर बाउंड टू गिव। नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बड़े दुःख की बात होती है कि आम आदमी को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं है। कहीं न कहीं हमारे व्यापारी वर्ग में भी ऐसा होता है कि जब मुसीबत आती है तब संगठन दिखाई देता है, अदरवाइज़ संगठन की तरफ भी नहीं देखते हैं। संगठन किसको बोलते हैं? अगर आप हाथ मजबूत करोगे संगठन का, तभी तो संगठन आपके लिए लड़ाई करेगा। अगर संगठन की बात करूँ, आप भी नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभापति रह चुके हैं। जी हाँ। और हमने देखा है और आप पे एक आरोप उस समय भी लगाया, हमेशा लगते भी आ रहा है कि आप जब सभापति थे हुँ, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हुँ। तो व्यापारियों के लिए आपने कभी स्टैंड नहीं लिया, सच है या झूठ? बिल्कुल झूठ है। हुँ, अगर ये बात कोई कहे तो मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमने तो ऐसे-ऐसे अद्भुत काम किए उस समय में। हुँ, भाई साहब, ऐसा है कि मैं ये कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसे काम किया जो किया उन लोगों को पता है। हुँ, आज कोई अधिकारी अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कानून का दायरा दिखा करके अगर किसी को किया तो उसको भी हमने तो बो डाउन करके दिया है, उसको भी बो डाउन किया है हमने हुँ, जो है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी, पहली बात है कि हमने जब अध्यक्ष पद जब लिए थे, तो 2 साल का कार्यकाल होता है। हुँ, 6 महीना तो हम लोग का डिले हो गया था। हुँ, जून की जगह हमें अक्टूबर में चार्ज मिला था और उस समय कोविड का पीरियड था। हुँ, 2022 जून तक तो कोविड का पीरियड था। तो हमें तो मुश्किल से 6 और 8 महीने मिले थे काम करने के लिए, लेकिन उस 8 महीने में कार्य बहुत काम हम लोगों ने किया है। कोई भी व्यापारी आया, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, गुड़ के व्यापारी जो हमारे चैम्बर के साथ में मेंबर नहीं बने हुए थे, लेकिन हमने उस दिन जब हमने ओथ ली, उस दिन मैंने कहा था कि कोई मेंबर है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। चैम्बर बना है, मेंबर वो व्यापारी हित में बात करेगा। हुँ, ये नहीं है कि वो सदस्यों की ही बात करेगा, ऐसा नहीं है। हमने किया उस समय में। हुँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊँ कि गुड़ का उस समय में एक तिनसुकिया में ऐसा कुछ हुआ था कि लाली गुड़ को लेकर के और सारे गुड़ वालों का 8, 10, 12 दुकानें बढ़ गई, तो दसों दुकान वाले चैम्बर के सदस्य भी नहीं थे और वो मेरे घर पे आए। मैंने कहा भाई देखो, चैम्बर की बात है, घर पे मैं नहीं बात करूँगा, आप चैम्बर में मैं आता हूँ, आप चैम्बर में आइए बात करने। चैम्बर में आया, फिर मैंने उस समय में वहाँ उस समय के एसपी से बात की, ओसी से बात की, मैंने कहा सर एक भी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। हुँ, अगर कोई लाली गुड़ बेचता है, आप उसकी दुकान को सील कर दो। हुँ, लेकिन वो लाली गुड़ के रूप में किसी भी तरह का गुड़ का काम करता रहा, अगर आप बंद करोगे, तो उसके लिए नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स खड़ा हुआ है। हुँ, और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं वो गुड़ वाले लोगों के साथ में। उन लोगों का, उन्होंने दुकान खोली है और अच्छा से आज भी वो दुकान को चलता है। तो आज देखो, हम ये एक-एक विषय में तो आपको नहीं बता पाएँगे कि हमने क्या-क्या काम किया, लेकिन मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल बताए ये। आज अगर हमारा काम क्या होता है कि सरकार के समक्ष हमारी बातों को पुरज़ोर ढंग से रखना। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब चार्ज लिया था, उसके कुछ दिन बाद ही पीयूष हज़ारिका जी को यहाँ भेजा था। उस दिन भी हमने वहाँ डीसी ऑफ़िस में जो है, हुँ, सबसे पहले ये ठोक के बोला था कि सर, हमें हमेशा गलत दृष्टि से देखा जाता है। हर व्यक्ति हम पे अंगुली उठाता है, जबकि हम व्यापारी, चाहे छोटा है, बड़ा है, व्यापारी है, उसका कोई जात और पात नहीं होती है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। वॉल्यूम कम और बेशी हो सकता है, लेकिन कभी भी हमें सम्मान नहीं मिलता है, जबकि हमें टेक क्या मिलता है? बेईमान, चोर, हुँ। कंज्यूमर भी हमको बोलेगा, खून चूसने वाले। अरे भाई, जीएसटी अगर सरकार बढ़ाती है, तो हम थोड़े उसके मूल्य बढ़ते हैं। एक चीज़ जो है जीएसटी से बात आए सामने, एक और अभी मुझे ध्यान आया एक चीज़, जैसे कि आज एक किसी सामग्री का दाम पकड़ लीजिए आलू, हाँ जी। आज अगर ₹10 बिक रहा है, हुँ। ठीक उसके 24 घंटे बाद वही आलू ₹15 हो जाता है। ये कैसे संभव होता है? देखिए, इसके लिए प्रशासन का काम है देखिए, कि 2 दिन में अगर 10 से 15 होता है, हुँ। तो उन पे कार्रवाई की जाए। यानी कि ब व्यापारी लोग इसमें मिले हुए रहते हैं, उसके वजह से ही रेट बढ़ाया जाता देखो, है। ये
अगर कोई भी व्यापारी खाद्यान्न में इस तरह का अगर कोई भी काम करता है तो मैं उसको तो शोभनीय काम तो नहीं कहूंगा। देखो ऐसा होता है कि अल्टीमेटली हम भी तो व्यापारी है, मतलब हम भी एक कंज्यूमर है ना। ये नहीं है कि मैं सिर्फ आलू और प्याज का बिजनेस करता हूं तो मैं प्याज आलू नहीं खाता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी चीजें मैं भी खा रहा हूं, अगर दूसरे व्यापारी भी उस तरह से करें तो वो इफेक्ट कहीं न कहीं सब पे पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि देखो मैं कोई पार्टिकुलर एक दो सब्जेक्ट पे या एक दो आइटम पे बारे बात नहीं करूंगा, मैं इन जनरल बात करता हूँ। जनरल बात ये होती है कि देखिए आज अगर हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ता है, कोई भी कारणवश अगर हमारी रेक आई और यहाँ हमारे कुछ ऐसे तत्व हैं कि जहां हम पे पैसा ज्यादा लेगा, तो वो पैसे हम थोड़ी दे रहे, व्यापारी अपनी पॉकेट से नहीं देगा। वो अपना जितने खर्च होते हैं, मान लीजिए कि मैं आलू 1 रुपया केजी आलू खरीद के लेके आया, मेरा ट्रांसपोर्टेशन 1 रुपया पड़ा, उसके बाद 25 पैसा मेरा उसमें जीएसटी हो गया, उसके बाद लोडिंग वाला बोलेगा मुझे ट्रक लोड अनलोड करने के लिए अगर वो 100 रुपए की जगह 500 रुपया मांग रहा है और मैं उसको 300 रुपया दे रहा हूँ, तो मैं उस पर भी वो कॉस्ट तो उसी में ऐड कर रहा हूँ ना भाई। मैं तो ये नहीं है कि वो 300 रुपया ले रहा है, मैं 100 रुपया में ऐड करके मेरा माइनस करके माल बेचूंगा, वो कभी भी नहीं बेचेगा। जब खर्चे इस तरह से हर आदमी कोई दबाव डाल करके अगर वहां से नाजायज अगर हमसे किसी भी चीज का नाजायज खर्च लेगा, तो वो खर्च अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे पड़ता है, व्यापारी पे नहीं पड़ता है। वो खर्च पड़ता है कंज्यूमर पे। व्यापारी 1%, 2%, 3% या 5% मार्जिन पे धंधा करता है। क्यों पांच आज वो मार्जिन पे अगर करता है तो उसकी जिम्मेदारियां क्या है? उसका परिवार है, वो हर समाज की एक्टिविटीज में भाग लेता है, वो किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में तो उसमें उनका योगदान रहता है। कोई नेचुरल क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे पहले व्यापारी निकल करके आता है, और स्वेच्छा से निकल के आता है, किसी दबाव में नहीं आता। आपने तिनसुकिया में भी देखा होगा कि अगर गुईजान में फ्लड हुआ, कहीं हुआ, तो सबसे पहले व्यापारी वर्ग के लोग निकल करके आते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए। तो यार उनके कंट्रीब्यूशन को आप भूल जाओ। आपने मेरी बात को काट दी, मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने कहा तो सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? व्यापारी भी सम्मान का अधिकारी है और सम्मान मांग के नहीं लिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, माँ भी जब बच्चे को दूध पिलाना भूल जाती है तो वो भी रो करके जब पता चलता है, तब माँ को पता चलता है अरे यार भूखा है मेरा बेटा, उसको हमने खाना नहीं दिया, दूध पिलाना है मुझे। तो उसी तरह से देखिए व्यापारी भी ये चाहता है कि हमें भी सम्मान। कोविड के दौरान में ले लीजिए, किस आदमी ने, प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर, किसी ने कहा क्या व्यापारी भी कोविड वॉरियर है भाई? क्या राशन की दुकानें नहीं खोलते तो सिविल वार हो जाता? मेडिकल की दुकानें नहीं खोल के बैठते तो शायद महामारी कहां से कहां पहुंच जाती। ये किसने काम किया? व्यापारियों ने। क्या किसी ने बोला कि व्यापारी भी कोविड वॉरियर्स है? बिल्कुल नहीं बोला। हमेशा प्रधानमंत्री जी ने बोला, बहुत बाद में बोला, जब सब लोगों ने बोलना शुरू किया। ये केट ने तो सबसे पहले उठाया इस मुद्दे को। ये हमेशा ही देखा जाता है, जो व्यापारियों को एक तरह से सॉफ्ट टारगेट लिया जाता है किसी भी क्षेत्र में। इसलिए कहते हैं व्यापारी हमेशा परेशान रहते हैं। तो वैसे में जब सरकार जो व्यापारियों को सॉफ्ट टारगेट लेते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, जिसने कहा, वैसे में सरकार को किस तरह से कदम उठाना चाहिए व्यापारियों के पक्ष में? देखिए, आपने बहुत मुझे मतलब बहुत अच्छा प्रश्न किया वो। व्यापारी क्या होता है? व्यापारी होता है हमेशा एक सॉफ्ट व्यक्ति। वो कभी भी झंझट, झमेला, लड़ाई नहीं करता। वो नम्रता से बात करता है, हाथ जोड़ के बात करता है। और शायद उस हाथ जोड़ने को उसकी कमजोरी समझते हैं लोग। ये समझते हैं ये डरपोक है, ये कमजोर है। वो कमजोर भी नहीं है, डरपोक भी नहीं है। वो सिर्फ व्यापारी है। तो व्यापारी हमेशा ये रहता है कि कोई से भी झगड़ा फसाद करके हम कोई चीज का समाधान नहीं कर सकते। नम्र व्यक्ति को व्यापारी कहा जाता है। डेफिनेशन अलग है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो सबसे सबसे नम्र व्यक्ति होता है व्यापारी। हम्म, देखो, पांचों उंगली समान नहीं होते। मैं किसी एक व्यापारी के लिए आप सारे व्यापारियों को दोष नहीं दे सकते। हो सकता है कि 1000 व्यापारियों में 100 व्यापारी में कोई एक व्यापारी गलत हो सकता है, लेकिन 99 गलत नहीं होते। एक सवाल तो आपको आज क्या होता है कि जब इस तरह का होता है, उसके दो कारण है। एक कारण है कि व्यापारी कभी भी संगठित नहीं होता है। हम्म, हम जो बार बार बात करते हैं कि संगठन को मजबूत करिए, आप क्यों बोलते हैं कि व्यापारी? क्योंकि आप संगठन को मजबूत कर रहे हो तो प्रकाश बेद अगर प्रेसिडेंट है तो प्रकाश बेद मजबूत नहीं हो रहा है, या नेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का कोई अध्यक्ष है तो वो मजबूत हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आप उस चेंबर को मजबूत कर रहे हैं। और जब चेंबर या कोई भी संस्था को आप मजबूत करते हो तो वो आपके बारे में लड़ाई लड़ती है। और जब वो लड़ाई लड़े तो एकता होनी बहुत जरूरी है। वो कहीं न कहीं व्यापारियों में कमी दिखाई देती है। मैं इस बात से बिल्कुल भी, हो सकता है कि व्यापारी वर्ग के भाई लोग मुझ पे नाराज भी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि वो संगठित बिल्कुल नहीं होते हैं। दूसरा, कहीं न कहीं में एक उनमें वो बहुत, मतलब मैं ये खुल के बोलता हूँ कि स्वार्थ की भावना ज्यादा रहती है। वो कभी भी संगठन के विषय में नहीं चिंतन करते हैं कि भाई
हमें जब मुसीबत होगी तब हमें संगठन याद आता है, लेकिन यार यूं अगर संगठन कोई मीटिंग बुलाएगा तो 200 आदमी आना मुश्किल हो जाते हैं। चैम्बर की मीटिंग होती है, 50 लोग नहीं आते हैं। 700-800 मेंबर है, 50 मेंबर हैं। क्यों भैया, आपने बनाया चैम्बर, आप जीत करके भेजते हो, आपका दायित्व बनता है कि आप वहां पे आए। क्यों नहीं आते हैं? नहीं आते। हो सकता है उसमें हमारे, मान लीजिए कि हमें दायित्व दिया गया, हम या तो उसके लायक नहीं है, हम्म। तो अगर लायक नहीं है तो फिर आप हमें वो पद भी देना नहीं चाहिए। अगर स्वार्थ की अगर बात करूं, जी हाँ। जैसे कि एक बड़ा ही सम्मानित पद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कुर्सी, तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ नेशनल कॉमर्स। चैम्बर ऑफ जी कॉमर्स हाँ। का सम्मानित कुर्सी है। उसकी अगर गरिमा को उसकी गरिमा को अगर कोई बेच के, किसी के सामने झुका के उस कुर्सी का अगर फ़ायदा उठाता है, तो उस व्यापारी के साथ, उस व्यक्ति के साथ किस तरह से व्यवहार होना चाहिए? ये तो मैं उन मेंबरों पे दायित्व दूंगा जो उनको वोट देता है। हुँ, उन्हें समझना होगा कि आप जिस व्यक्तियों को चुन करके भेजते हो, हुँ, उनका दायित्व बनता है। मैं ये बात शायद मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन होता है, 25 लोग आ जाते हैं, उसके बाद में शुरू जो 2 दिन का समय मिलता है ना, तो फिर वहाँ शुरू हो जाता है कि इसको अध्यक्ष बनाना नहीं है, इसको बनाना है, इसको करना नहीं है, इसको नहीं करना है। ये कहीं न कहीं में है, कहानी जो है। हुँ। होना तो नहीं चाहिए। स्वेच्छा से ऐसा होना चाहिए कि आप जिसको व्यक्ति को, ये नहीं है कि प्रकाश बेद को हरा दिया या नहीं बनाया, इसलिए मैं कोई दुःख नहीं, प्रकट कर रहा ऐसा हूँ। देखा देखो, गया है। ये होना ऐसा चाहिए कि जो लड़ाई लड़ सकता है निस्वार्थ, जिसमें उसके अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर संगठन में स्वार्थ रहेगा, संगठन में वो व्यक्ति अगर किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ पार्टी से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो सही काम नहीं कर पाएगा। या मैं अगर बनता हूँ और मुझे ये रहे कि भाई उसका फायदा उठा करके मैं ठेका ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, हुँ। तो वो कहीं न कहीं वो व्यापारियों के साथ में और उस संगठन के साथ में और उस पद की गरिमा को कमज़ोर करने तो वाली मैंने बात हम हो जाएगी। देखा ये कोविड के समय ही ऐसी एक घटना देखी गई थी। ना ही व्यापारी के पक्ष में थे, वो सीधे वो अपने जो पद थी, अपनी जो कुर्सी थी, उसकी गरिमा को पूरी तरह से न्यौछावर करके उसको मोहरा बना करके कई तरह का उन्होंने काम किया था। इस तरह का आरोपों से लगा है और लगातार इस तरह की खबरें निकल के भी आती रहती है और जिसकी वजह से आपसे ये सवाल पूछा गया। तो ये थे प्रकाश बैद जी। लेकिन मैं एक बात, फिर हाँ। मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। हुँ, देखो, मैं सिर्फ़ मैं क्या हूँ, मैं क्या किया, हुँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वही बात करता हूँ। देखो, ये उस उ ह हर व्यक्ति का अपना अपना ज़मीर होता है। हुँ, क्या मैं उस पद पे बैठ कर के पद के लिए काम कर रहा हूँ? पद के लायक कर रहा हूँ? हुँ। ये उनका अपना जुरिडिक्शंस और उनका अपना है। कहीं मेरी बात का ऐसा गलत अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मेरे बहुत दुश्मन हैं भाई। और पता चलेगा कि और भी है कि अरे मैं उसके विषय में ऐसा बोल रहा हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ़ प्रकाश बेद के बारे में बोलता हूँ ना मेरे सवालों का कि आपने मैं, सिर्फ़ जवाब दिया है। जी हाँ। ऐसे कोई हमने कोई नहीं, तारीफ़ नहीं मैं किया, एक किसी भी व्यक्ति के गरिमा विषय की में बातें हमने की मैं है जो किसी पद का बिल्कुल, गरिमा बिल्कुल, बचा के रखना चाहिए, ना बिल्कुल। ही गरिमा को बेच के उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये थे प्रकाश बैद जी जो पूर्व सभापति रह चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया के और मैं पूरे आपके चैनल के दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ इस बात के लेकर के, और मैं एक बात और मेरे सारे भाइयों को कहूँ कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कोई टिप्पणी नहीं की है, इसे गलत अर्थ में ना लें। उनसे हमने व्यापार जगत से जुड़ी हुई बातें की, ई-कॉमर्स के बारे में जानने की कोशिश की, सरकार की नीति के बारे में जानने की कोशिश की, व्यापारियों के हित में बातें जानने की कोशिश की और यूं ही यही मकसद है खास बात के इस कार्यक्रम का, ताकि लोगों तक उनकी मन की बातें जाएं, जो असम की समस्या है, व्यापारियों की समस्या है, जो भी समस्या है, वो सारी समस्याओं का एक विवरण व्याख्या करके लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि लोगों को इस विषय में खुलकर जानकारी मिल सके। मैं एक बात और मेरे सारे भाइयों को कहूँ कि मैं जो मेरे मन में और जो मुझे अच्छा, जो मेरी समझ में आया, मैंने वो बातें आपके जवाब दिया। आपके प्रश्नों के लिए और मेरे जवाब के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो यूँ ही खास बात के नए-नए मेहमानों से रूबरू होने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए बने रहिए एनी न्यूज़ के साथ और ताज़ा-तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए एनी न्यूज़। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।